तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्वेता को पता चल जाता है कि अंजलि और शिवाक्ष रात भर एक ही रूम में बंद थे और इस बात से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वो खुद भी शिवाक्ष से प्यार करती है और किसी भी और लड़की को शिवाक्ष के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ अपनी मॉम से बहस होने के बाद शिवाक्ष बहुत टूटा हुआ था और वो अंजलि को हक कर लेता है। अब आगे शिवाक्ष ने अंजलि को एकदम से आकर हक कर लिया। अंजलि उसकी इस हरकत से हैरान बस सीधी खड़ी थी और शिवाक्ष के हाथों को अपनी पीठ और कमर पर लिपटा हुआ महसूस कर रही थी। शिवाक्ष किसी बच्चे की तरह उसे अपने सीने से लगाए हुए था। वहीं अंजलि भी उसकी बाहों में पूरी तरह से समाई हुई थी। शिवाक्ष ने उसे गले से लगाकर आंखें बंद कर ली। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बह निकली। अब आगे शिवाक्ष की आंखों से गिरते आंसुओं की बूंदें अंजलि को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अंजलि ने धीरे से उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा और थपथपाने लगी। शिवाक्ष ने कोशिश की थी कि वो अपने इमोशंस ना दिखाए, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वो खुद को रोक नहीं पाया। वहीं वो इस रास्ते पर आकर बैठा क्यों था, ये बात भी उसकी समझ से बाहर थी। दोपहर की तपती धूप में पेड़ों की छांव के नीचे खड़े अंजलि और शिवाक्ष एक दूसरे को हक किए हुए थे। हवा के झोंके आकर दोनों को छू रहे थे। करीब 5 मिनट तक शिवाक्ष सिसकते हुए अंजलि के गले लगा रहा। कुछ देर बाद अंजलि ने अपना हाथ उसकी पीठ से हटा लिया। शिवाक्ष अब शांत हो गया था। जो दर्द उसके दिल में था वो अब थोड़ा कम हो चुका था और आंसू बनकर बह चुका था। उसने गहरी सांस ली और अंजलि से अलग हो गया। शिवाक्ष ने अलग होकर अपनी शर्ट ठीक की और इधर उधर देखते हुए बोला, थैंक यू। अंजलि ने नजरें झुका ली। उसने शिवाक्ष को गले लगने के लिए तो नहीं कहा था, पर शायद शिवाक्ष को किसी के गले लगने की ज़रूरत थी। एंड आई एम सॉरी। बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के चेहरे को देखा जो किसी सोच में डूबा था। शिवाक्ष समझ गया था कि अंजलि क्या सोच रही है, इसीलिए उसने उसे सॉरी भी कह दिया था। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा पर कुछ नहीं बोली और अपना सिर नीचे करके हल्का सा हिला दिया। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, पूछते हुए अंजलि ने उसके चेहरे को देखा। अच्छा फील कर रहा हूँ, बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने पेट पर हाथ रखा। आप हल्का तो फील कर रहे हैं ना, अंजलि ने एक बार फिर पूछा। हल्का तो फील होगा ही, कल से कुछ खाया जो नहीं है, बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने निचले होंठ को दांत से दबा लिया। अंजलि ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, आपने अभी तक कुछ भी नहीं खाया क्या? शिवाक्ष ने ना में सिर हिला दिया। लेकिन क्यों, बोलते हुए अंजलि ने एक और सवाल कर दिया। शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर बोला, वो मैंने सोचा कि अपने घर का थोड़ा खाना सेव कर लूँ, इसीलिए नहीं खाया। उसका जवाब सुनकर अंजलि उसे घूरने लगी। मेरे पास अभी वॉलेट नहीं है और ना ही कोई कार्ड है, मैं सब घर भूल आया हूँ, तुम कुछ खिला सकती हो क्या? अंजलि ने उसकी ओर देखा तो शिवाक्ष ने बहुत उम्मीद से उससे पूछा था और वो सच में भूखा भी लग रहा था। अंजलि मना नहीं कर पाई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने वहीं पास में खड़ी गाड़ी को स्टार्ट किया और अंजलि को बैठने को कहा। अंजलि पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। शिवाक्ष ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बगल वाली खाली सीट को देखा और फिर सिर हिला दिया और गाड़ी वहाँ से चला दी। अंजलि के रूम के नीचे शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी तो अंजलि गाड़ी से उतर गई। शिवाक्ष ने स्टीयरिंग पर पकड़ कस ली। अंजलि गाड़ी की खिड़की के पास आई और बोली, मैं आपको रूम में नहीं ले जा सकती, आप बिल्डिंग के पीछे बने पार्क में इंतज़ार कीजिए, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूँ। इट्स फाइन, मैं पार्क में इंतज़ार कर लूँगा, बोलते हुए शिवाक्ष ने उससे नज़रें हटा ली और सामने की ओर देखने लगा। अंजलि अपने रूम की सीढ़ियों को चढ़ने लगी। शिवाक्ष उसे जाते हुए देखता रहा, फिर गाड़ी को सड़क के किनारे पर लगाकर गाड़ी से टिककर खड़ा होते हुए बोला, कुछ तो बात है तुम में जो तुमने शिवाक्ष राजवंश को रुला दिया। मैं रो कैसे पड़ा मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आया, बोलकर शिवाक्ष हल्का हंसा और फिर जेब में हाथ डाले पार्क की ओर चला गया। रूम में आकर अंजलि ने देखा तो कुछ भी बना हुआ नहीं था। अब इनको क्या खिलाऊं, सोचते हुए अंजलि किचन में पड़े हुए खाली बर्तनों को देखने लगी। एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ, इतनी जल्दी में एक वही चीज़ बन सकती है, बोलते हुए उसने सिर हिलाया और कुकर में खिचड़ी बनने के लिए गैस पर चढ़ा दी। शिवाक्ष पार्क में इधर उधर घूमने लगा, फिर एक बेंच पर आकर बैठ गया। सामने देखा तो कुछ बच्चे रस्साकसी का गेल खेल रहे थे। शिवाक्ष को अपने बचपन के दिन याद आ गए। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। कुछ ही देर में अंजलि एक प्लेट में खिचड़ी लेकर वहाँ पर आ गई और शिवाक्ष की ओर प्लेट बढ़ाते हुए बोली, लीजिए खा लीजिए, जल्दबाजी में बनाई है, पता नहीं कैसे बनी होगी। शिवाक्ष ने उसके चेहरे को देखा और फिर प्लेट लेते हुए बोला, जो भी है अच्छा है, बोलकर शिवाक्ष चम्मच से खिचड़ी खाने लगा।
पास से बच्चों के ज़ोरों से चीखने की आवाज़ें आने लगी तो अंजलि ने उस ओर देखा। रस्साकसी के गेम में एक पलड़ा दूसरे पलड़े पर भारी पड़ रहा था। अंजलि उन्हें देखते हुए बेंच पर बैठ गई। जल्दी ही एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया। उसके मैच को और बीच बीच में अंजलि को देखते हुए शिवाक्ष ने भी खिचड़ी खत्म कर ली। शिवाक्ष अंजलि से कुछ कहने ही लगा था कि इतने में एक छोटा बच्चा भागते हुए उनके पास आया और बोला, भैया भैया आप हमारे साथ चलो ना, ये दूसरी टीम के लोग बहुत बड़े बड़े हैं और ये चीटिंग करके हम लोगों को हरा रहे हैं, प्लीज़ आप हमारी तरफ से खेलो ना। शिवाक्ष ने उस बच्चे को देखा तो ज़मीन पर लौटने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। शिवाक्ष ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं खेल तो लूँगा लेकिन फिर क्या ये उन लोगों के साथ चीटिंग नहीं होगी? शिवाक्ष की बात सुनकर बच्चा सोच में पड़ गया, फिर अंजलि की तरफ देखते हुए बोला, तो ठीक है, आप हमारी तरफ से खेलो और दीदी उन लोगों की तरफ से खेल लेंगी। अंजलि एकटक उसे देखने लगी। तभी एक दूसरी टीम का बच्चा भी वहां पर आया और बोला, हाँ आप भी चलो, अगर ये भैया इनकी तरफ से खेलेंगे तो आपको हमारी तरफ से खेलना होगा। बोलते हुए उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं पहला बच्चा शिवाक्ष को अपने साथ ले गया। शिवाक्ष और अंजलि ज़मीन पर खींची एक लाइन के दोनों तरफ खड़े हो गए। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। एक बच्चे ने आकर दोनों के हाथों को आपस में मिलाया और बोला, चलो अभी अपनी अपनी रस्सियों को कसकर पकड़ लो, जब मैं सीटी बजाऊंगा तब गेम शुरू होगा। अंजलि और शिवाक्ष उस बच्चे को देखने लगे, फिर दोनों ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंस दिया। अंजलि ने उसे हंसते देखा तो ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी। उसके गालों में पड़ रहा डिंपल अंजलि को दिखाई दिया। हल्की दाढ़ी में शिवाक्ष गाल पर पड़ रहा वो डिंपल उसे और भी ज़्यादा चार्मिंग बना रहा था। अंजलि और शिवाक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर गए और अपनी अपनी टीम के साथ मिल गए। अंजलि और शिवाक्ष सबसे आगे खड़े थे और उन दोनों के पीछे रस्सी पकड़े 7-7 बच्चों की लंबी लाइनें थीं। जहाँ अंजलि की तरफ थोड़े बड़े बच्चे थे तो शिवाक्ष की तरफ छोटे छोटे बच्चे थे। अंजलि ने शिवाक्ष को देखा तो वो उसे देखते हुए अभी भी हंस ही रहा था। अंजलि ने उसे घूरा और रस्सी पर अपनी पकड़ कस ली। फिर अपने पीछे खड़े बच्चों से बोली, इस बार भी हमें ही जीतना है, पूरा जोर लगाकर खींचना। बोलकर अंजलि ने सबको थम्सअप का इशारा किया। बाकी सबने भी उसे थम्सअप कर दिया। वहीं शिवाक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटा बच्चा जो उसे लेकर आया था उसकी ओर देखते हुए उम्मीद से बोला, भैया हम इस बार नहीं हारेंगे ना। शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, डोंट वरी चैम्प, हमें हरा दे इतना सामने वाली पार्टी में दम नहीं है, इस बार तो हम ही जीतेंगे। बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज़ ऊंची हो गई थी और वो तिरछी नज़रों से अंजलि को देख रहा था। अंजलि और बाकी सब भी उसकी बात सुन सकते थे। अंजलि उसे घूर कर देखने लगी और बोली, हम भी पूरी ताकत लगा देंगे। शिवाक्ष हंसते हुए बोला, जहाँ तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है हमारी ताकत तो उससे भी कहीं ज़्यादा आगे से शुरू होती है, तो हारने के लिए तैयार रहो। बोलकर शिवाक्ष ने आंख मार दी। साइड में खड़े लड़के ने सीटी बजाई तो दोनों टीम्स पूरी जान लगाकर रस्सी को खींचने लगी। शुरुआत में शिवाक्ष ने रस्सी को बस हल्के से पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं खींच रहा था। वहीं सामने वाली टीम रस्सी को अपनी ओर खींचे जा रही थी। शिवाक्ष ने देखा तो अंजलि ने पूरी ताकत लगा दी थी। वो उसके स्ट्रगल को देखे जा रहा था। अंजलि के बाल उसके चेहरे को चूम रहे थे, जिनसे अंजलि को परेशानी हो रही थी, लेकिन उनको साइड करने से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए अभी रस्सी को खींचना था। खींचते खींचते अंजलि की टीम शिवाक्ष की टीम को लाइन के पास तक ले आई थी। शिवाक्ष के पैर लाइन से बस 1 कदम की दूरी पर थे। छोटे से बच्चे ने उदासी से भरकर कहा, भैया हम फिर से हार जाएंगे क्या? शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, चलो खींचो ज़ोर से, इस बार कोई माई का लाल या लाली नहीं हरा सकते हमें। बोलते हुए शिवाक्ष ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। उसके एक बार में खींचने से ही अंजलि की टीम 3 से 4 कदम तक झटके से आगे आ गई। देखते ही देखते शिवाक्ष ने आधे से ज़्यादा रस्सी अपनी ओर खींच ली थी। अंजलि लाइन के पास पहुंची तो पूरी ताकत से रस्सी को खींचती रही और लाइन से दूर जाने की कोशिश करने लगी। शिवाक्ष रस्सी को पकड़ते हुए लाइन के बिल्कुल पास आ गया और फिर उसने झटके के साथ रस्सी को खींच लिया। अंजलि और उसकी पूरी टीम झटके से लाइन के दूसरी तरफ आ गए। अंजलि शिवाक्ष के ऊपर को लड़खड़ा गई तो शिवाक्ष ने उसके हाथ को पकड़कर उसे थाम लिया। शिवाक्ष की टीम के बच्चे खुशी से उछलने लगे। वहीं अंजलि की टीम के बच्चों का चेहरा उतर गया। अंजलि और शिवाक्ष रस्सी को पकड़े हुए एक दूसरे को देखने लगे। अंजलि का चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। शिवाक्ष ने हंसते हुए पूछा, तो कैसा लगा हार का स्वाद? बहुत अच्छा था, कभी आप भी चखिए। बोलते हुए अंजलि ने रस्सी को छोड़ दिया। शिवाक्ष दांत दिखाकर हंस दिया और बोला, आज तक तो नहीं चखा, आगे का पता नहीं।
तभी वही छोटा बच्चा शिवाक्ष के पास आया और उससे लिपटते हुए बोला, ये हम लोग जीत गए, थैंक यू भैया। शिवाक्ष ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, वेलकम चैम्प। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराने लगा। अंजलि एकटक उसकी मुस्कान को देखने लगी। आज से पहले जितनी भी बार वो दोनों मिले थे तो शिवाक्ष उनके सामने ऐसे नहीं हंसा था। उसने हमेशा शिवाक्ष को उसे घूरते हुए ही देखा था, लेकिन अब शिवाक्ष का मुस्कुराना अंजलि को अच्छा सा लगने लगा था। शिवाक्ष ने बच्चे को गोद से नीचे उतारा तो वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। अंजलि ने शिवाक्ष से नज़रें घुमाई और बेंच की ओर चल दी और प्लेट उठाए जाने लगी। शिवाक्ष भी उसके पीछे ही चल दिया। अंजलि अपने रूम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। शिवाक्ष अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ और बोला, सुनो। उसकी आवाज़ से अंजलि रुक गई। खिचड़ी अच्छी बनी थी, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सिर हिला दिया और ऊपर की ओर चल दी। शिवाक्ष भी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। चेहरे पर एक स्माइल लिए अंजलि अपने रूम में आई और फिर किचन में चली गई। शिवाक्ष के कॉम्प्लीमेंट से उसके चेहरे पर स्माइल बनी हुई थी। क्या सच में अच्छी बनी थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई थी? सोचते हुए उसने प्लेट में अपने लिए खिचड़ी निकाली और खाने लगी। पहला निवाला खाते ही उसका मुंह बन गया। उसने प्लेट में निकाली खिचड़ी की ओर देखा और फिर उदासी से बोली, इसमें तो नमक ही नहीं है। बोलते हुए उसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। तभी मैं सोचूं कि कुछ भूला भूला सा क्यों लग रहा है। ये नमक ही भूला हुआ था। ये तूने क्या किया अंजलि? बेचारे शिवाक्ष कल से भूखे थे। उन्होंने तुझसे कुछ खाने का मांगा तो तूने उन्हें ये बिना नमक वाली खिचड़ी खिला दी और भूख में वो खा भी गए। पता नहीं अब क्या सोच रहे होंगे वो तेरे बारे में। और जाते जाते जो बोल कर गए वो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि ताना था। बोलते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ शिवाक्ष के लिए उसे बुरा भी लग रहा था। अंजलि ने प्लेट में निकाली हुई खिचड़ी खत्म की और फिर सोने चल दी। पिछली रात तो ठीक से ना सो पाने के कारण वो अभी बहुत थकावट महसूस कर रही थी। बेड पर लेटते हुए भी उसे शिवाक्ष के लिए गिल्टी महसूस हो रहा था। उसी बारे में सोचते हुए वो जल्दी ही नींद के आगोश में चली गई। शाम का वक्त, चारों तरफ पंछियों के चहचहाने से शांति को चीरता हुआ एक शोर सुनाई दे रहा था। इसी शोर को सुनते हुए शिवाक्ष सड़क किनारे अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर लेटा हुआ था और आसमान को देख रहा था। तभी एक गाड़ी ज़ोरों से वहां आकर हॉर्न बजाने लगी। गाड़ी किनारे पर है, सड़क पर काफ़ी जगह है, वहां से निकल जाओ, शिवाक्ष ने नॉर्मल सी आवाज़ में कहा और आगे से हाथ की ओर इशारा कर दिया। अक्षत गाड़ी से बाहर निकला और शिवाक्ष की गाड़ी के पास खड़ा होते हुए बोला, साइड से क्यों निकल जाऊं जब तुझे यहाँ से निकालने आया हूँ। शिवाक्ष ने अक्षत की आवाज़ सुनी तो आंखें बंद कर लीं। अक्षत कहते हुए उसने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। फिर अक्षत को देखने लगा। यहाँ क्या कर रहा है? पूछते हुए अक्षत ने अपनी भौहें तान दी। थोड़ा सुकून तलाश रहा हूँ। कुछ दिन बहुत बुरे निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी मुसीबतें और सारी इरिटेशंस चीज़ें बस मेरे साथ ही होनी है और मुझे ही झेलनी है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अक्षत की ओर हाथ बढ़ा दिया। अक्षत ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिगरेट उसे पकड़ा दी। फिर लाइटर भी उसकी ओर बढ़ा दिया। शिवाक्ष के बिना बोले ही वो समझ गया कि शिवाक्ष क्या मांग रहा है। मतलब आज फिर घर में तेरे डैड की वजह से तेरी मॉम और तेरी बहस हुई, राइट? पूछते हुए अक्षत ने उसके चेहरे को देखा। शिवाक्ष ने लाइटर से सिगरेट जलाते हुए कहा, आज बात बहस से बहुत आगे निकल गई अक्षत, और ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर है। मतलब आज उन्होंने तुझ पर हाथ तक उठा दिया। पूछते हुए अक्षत ने शिवाक्ष के हाथ से लाइटर वापस ले लिया। शिवाक्ष ने सिगरेट होंठों से लगाई और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, पता नहीं वो हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों चली जाती हैं, जबकि वो भी जानती हैं कि मिस्टर राजवंश ने आज तक कितना बुरा किया है हमारे साथ। फिर भी अगर मैं उनके खिलाफ कुछ भी कह दूं तो उनसे सहन नहीं होता। बोलकर शिवाक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी। अक्षत ने आसमान की ओर देखा तो अंधेरा होने लगा था। अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की छत के नीचे उतारने लगा। शिवाक्ष उसके खींचने पर नीचे उतर आया। अक्षत ने उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा, चल घर जा। तेरी मॉम से तेरी लड़ाई होती है लेकिन उन्हें तेरी चिंता उससे कहीं ज़्यादा रहती है। शिवाक्ष ने कमर पर हाथ रखा और बोला, नहीं, आज मिस्टर राजवंश घर आएंगे और उनसे मिलकर मैं और दिमाग खराब नहीं करना चाहता। वो तो आते ही इसीलिए हैं ताकि मुझे मॉम के सामने नीचा दिखा सके, ये दिखा सके कि वो चाहे कुछ भी कहें और करें लेकिन मॉम कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। और ये सच भी है। आज मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं उनसे बहस कर सकूं। तो वहाँ मैं नहीं जा रहा, तू अपने घर जा, मैं गाड़ी में ही सो जाऊँगा। बोलकर शिवाक्ष गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगा। अक्षत ने उसे दरवाज़ा खोलने से रोकते हुए कहा, और तुझे लगता है कि मेरे होते हुए तू गाड़ी में सो सकता है?
तू गाड़ी में नहीं सोएगा, बल्कि मेरे साथ मेरे घर चलेगा। चल, तू आगे चल, मैं पीछे से आता हूँ, बोलकर अक्षत ने उसके लिए ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल दिया। शिवाक्ष ने उसे देखकर ना में सिर हिलाया तो अक्षत ने हाँ में सिर हिलाकर उसे अंदर बिठा दिया। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। अक्षत भी अपनी गाड़ी में बैठा और अपने घर की ओर गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां राणा हाउस की पार्किंग में आकर रुकी। अक्षत और शिवाक्ष गाड़ियों से बाहर निकले और घर के अंदर चल दिए। अक्षत के मॉम डैड तीर्था जी और सुयश जी सामने सोफे पर ही बैठे हुए थे। अक्षत ने आकर दोनों को नमस्ते कर दी। तीर्था जी, अरे शिव, आओ बेटा, आज कैसे आना हुआ, बहुत दिनों बाद आए। शिवाक्ष, दिन तो बहुत हो गए थे, लेकिन आज अक्षत ज़बरदस्ती ले आया तो मना नहीं कर पाया। बोलते हुए शिवाक्ष अक्षत को देखने लगा। सुयश जी बोले, हाँ भाई, अक्षत नहीं बोलता तो तुम कहाँ से आते। आओ बैठो आके इधर। उनकी बात सुनकर शिवाक्ष उनके पास सोफे पर बैठ गया। अक्षत तीर्था जी से बोला, मॉम, खाना तैयार है तो खा लेते हैं, शिवाक्ष को भी भूख लगी होगी। हाँ हाँ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे अक्षत, मैं अभी खाना लगवाती हूँ, बोलकर तीर्था जी उठी और रसोई की ओर चल दी। सुयश जी ने शिवाक्ष को देखा और मजाकिया अंदाज में बोले, और बताओ, मारपीट का धंधा कैसा चल रहा है, अभी किसी गुंडे को पीटा या नहीं। शिवाक्ष हल्का मुस्कुराया और बोला, अभी तो काफ़ी वक्त से कोई नहीं मिला। हाँ, लगता है पूरा शहर अब सुधर गया है, हम ऑफिसर्स की तो अब ज़रूरत ही नहीं रही। सुयश जी ने हंसते हुए कहा, कुछ लोगों को सबक सिखाने से आपको नौकरी खतरे में नहीं पड़ती अंकल, आपकी ज़रूरत तो इस शहर को और स्टेट को बहुत ज़्यादा है। शिवाक्ष ने सहजता से जवाब दिया। सुयश जी मुस्कुरा दिए। तभी तीर्था जी की आवाज़ आई, आ जाइए सब लोग, खाना लगवा दिया है। बोलते हुए तीर्था जी आकर डाइनिंग टेबल के पास चेयर खींचकर बैठ गई। सब जाकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए तो तीर्था जी ने सबको खाना परोस दिया। अपने हाथ से खिला भी दीजिए तीर्था जी। बोलते हुए सुयश जी ने तीर्था जी को देखा तो तीर्था जी बोली, पहले आप ही खिला दीजिए आईएएस साहब। तीर्था जी ने कहा तो सुयश जी ने उनकी ओर एक निवाला बढ़ा दिया। तीर्था जी ने खाया और फिर सुयश जी को भी एक निवाला खिला दिया। द एवरग्रीन रोमांटिक कपल, बोलते हुए अक्षत मुस्कुराया और अपने फ़ोन में दोनों की फ़ोटो खींच ली। उन्हें देखकर शिवाक्ष के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपने फ़ोन में अपनी मॉम की फ़ोटो देखी और फिर गहरी सांस छोड़ी। सबने खाना खाया और फिर अक्षत और शिवाक्ष अक्षत के कमरे में सोने चले गए। अक्षत शिवाक्ष को देखते हुए बोला, तूने खाना कम क्यों खाया। ज़्यादा भूख नहीं थी, शिवाक्ष ने जवाब देते हुए कहा। तूने पहले कुछ खा लिया था क्या, अक्षत ने पूछा तो शिवाक्ष जल्दी से बोला, हाँ, वो दोपहर में अंजलि ने खिचड़ी खिलाई थी। कौन अंजलि, पूछते हुए अक्षत ने शिवाक्ष को घूरा। शिवाक्ष को एहसास हुआ कि उसने जो अभी बोला वो उसे नहीं बोलना था। अक्षत की घूरती हुई सवालिया नज़रों को देखकर वो अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। वो, बोलते हुए शिवाक्ष ने कुछ सोचा और फिर झट से कंबल को अपने ऊपर ओढ़ते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है अक्षत, गुड नाइट। अक्षत आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा। अरे ऐसे कैसे गुड नाइट, बोलते हुए अक्षत ने उसके ऊपर से कंबल खींच दिया और बोला, पहले जो पूछा है वो बता, कौन है ये अंजलि। शिवाक्ष उठकर बैठ गया पर कुछ नहीं बोला। एक सेकंड, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसकी हम रैगिंग ले रहे हैं आजकल, उसको भी उसकी दोस्त इसी नाम से बुलाता है ना। बोलते हुए अक्षत शिवाक्ष के एक्सप्रेशंस को देखने लगा। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ वही है। अक्षत मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगा। रियली शिव, तू तो कभी किसी लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, तो उसके हाथ से खिचड़ी तक खा गया, चल क्या रहा है महाराज। बोलते हुए अक्षत ने उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने किया। फिलहाल आंखों में नींद चल रही है और सोना है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपने चेहरे से उसके हाथ को हटाया और आगे बोला, तो सो और सोने दो। बोलकर शिवाक्ष फिर से लेट गया और कंबल ओढ़ लिया। अक्षत ने उसे कुछ देर और घूरा और फिर कुछ सोचते हुए हल्का मुस्कुरा दिया। कुछ तो गड़बड़ है। बोलते हुए अक्षत ने सिर हिलाया और फिर लेटकर सीलिंग को देखने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अंजलि सोकर उठी तो पाया कि वो बिल्कुल बेड के किनारे पर लेटी हुई थी और थोड़ा सा खिसकने पर ही बेड से नीचे भी गिर सकती थी। वो बेड के किनारे से हटी और हाथ जोड़ते हुए बोली, जय हो भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा रखिए और ये नींद में पैर मारने वाली और बेड से नीचे गिरने वाली आदत छुड़वा दीजिए। कहते हुए वो बेड से उठी और अपना बिस्तर सही करके कॉलेज निकलने की तैयारी करने लगी।
फिर कुछ वक्त बाद जब तैयार हुई तो मकान मालकिन के फ़ोन से अपनी माँ से भी फ़ोन पर कुछ देर बात की और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। दूसरी ओर शिवांश जब सुबह उठा तो अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो उसे प्रेरणा जी वहाँ नहीं दिखाई दी। अपने घर की मेड सारिका से पूछा तो वो बोली, शिवांश सर और मैडम दोनों वॉक पर गए हैं। आपको क्या खाना है बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। बोलते हुए सारिका शिवांश को एकटक निहारे जा रही थी। सारिका एक 23 साल की लड़की थी जो शिवांश के घर में कुछ महीने पहले ही काम पर आई थी और पहली नज़र से ही वो शिवांश को पसंद करने लगी थी। पर शिवांश कभी उसे कोई भाव नहीं दिया था। हर रोज़ उसकी कोशिश रहती कि वो किसी भी तरह से शिवांश का ध्यान अपनी ओर खींचे। शिवांश ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, 1 कप कॉफ़ी बना दो। बोलकर शिवांश अपने कमरे की ओर चला गया। सारिका उसे देखती रही और फिर किचन में चली गई। कुछ देर बाद शिवांश तैयार होकर नीचे आया तो सारिका उसके लिए कॉफ़ी ले आई और साथ में कुछ नाश्ता भी ले आई। नो थैंक्स बोलकर शिवांश ने कॉफ़ी का कप उठा लिया और बाकी सब उसे वापस ले जाने का इशारा कर दिया। सारिका मुंह लटकाए नाश्ता वापस ले जाने लगी। इतने प्यार से ये बनाया था लेकिन कितनी आसानी से मना कर दिया और एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, कभी ना कभी तो आप नोटिस करेंगे ही। बोलते हुए वो वापस से किचन में चली गई। शिवांश अपना बैग लिए घर से निकल गया। कॉलेज कैंपस। अंजलि आज क्लास के लिए लेट हो गई थी तो जल्दी जल्दी चलते हुए वो कॉलेज के अंदर जा रही थी। वहीं सामने से राजीव फ़ोन पर बात करते हुए आ रहा था। माया डार्लिंग, कल ही तो तुमने शॉपिंग की थी और आज फिर से तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। बोलते हुए राजीव फ़ोन को कंधे और कान के बीच में लटकाए हुए था और अपने शू की लेस बांध रहा था। सामने से माया की आवाज़ आई, अरे हाँ बेबी, कल शॉपिंग की थी लेकिन कल कुछ सामान रह गया था और वो मुझे घर आकर याद आया तो आज फिर से जाना है। अच्छा ठीक है चली जाओ, बिल मैं पे कर दूंगा। बोलते हुए राजीव ने लेस को बांध दिया और फ़ोन को हाथ में पकड़ लिया था। और हाँ, बोलते हुए जैसे ही राजीव पीछे मुड़ा तो पीछे से आ रही अंजलि से टकरा गया। दोनों के सिर आपस में टकरा गए। अंजलि गिरने को हुई तो राजीव ने उसे पकड़ लिया। अंजलि के कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। अंजलि ने जल्दी से बालों को चेहरे से हटाया और अपना सिर सहलाते हुए सामने देखने लगी। अंजलि ने खुद को सीधा खड़ा किया और राजीव से दूर हो गई। राजीव ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और फिर शरारती अंदाज में बोला, क्या बात है, तुम्हारा दिन मेरे बिना शुरू नहीं होता ना? मतलब जब तक तुम मुझे देख ना लो, मुझे छू ना लो और मुझसे उलझ ना लो, तब तक तुम्हारे दिल को शांति भी नहीं मिलती। और इसी वजह से रोज़ सुबह मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखना ही पड़ता है। देखिए, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो अगर आपको रोज़ मेरा चेहरा दिख जाता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आप मुझे देखकर अपना रास्ता बदल सकते हैं। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। ओह हाँ, ये सही तरीका है, लेकिन मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा अब चलो सॉरी बोलो और निकलो यहाँ से। बोलकर राजीव ने अपना एक कान आगे कर दिया। अंजलि ने उसे घूरा और फिर बोली, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही अचानक से घूमे और मुझसे टकराए। मैं तो सीधे सीधे अपने रास्ते जा रही थी। बल्कि सॉरी तो आपको मुझे बोलना चाहिए। एक तो मैं पहले से ही क्लास के लिए लेट हो रही हूँ और ऊपर से आप और ज़्यादा लेट करवाए जा रहे हैं। राजीव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और उसकी ओर हल्का झुकते हुए बोला, ऐसा क्या? पर अगर ऐसा है भी तो भी मैं तो सॉरी बोलने से रहा, लेकिन तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं बोला तो तुम आज कोई भी क्लास नहीं लगा पाओगी और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बोलते हुए राजीव ने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखा। राजीव अंजलि को धमका ही रहा था। तब तक माही, मालविका, अक्षत और श्वेता भी वहाँ पर आ गए। से सॉरी, राजीव ने लगभग उसे ऑर्डर देते हुए कहा। मैं सॉरी नहीं कहूँगी, बोलकर अंजलि ने साफ इनकार कर दिया। राजीव उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, अगर नहीं बोलोगी तो आगे भी करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। राजीव को अपनी ओर बढ़ता देखकर अंजलि अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं बिना बात के सॉरी क्यों बोलूं? आप ऐसे तानाशाही नहीं चला सकते। बोलते बोलते अंजलि की पीठ पीछे दीवार से जा लगी। अंजलि ने दीवार पर हाथ रख दिया। अब इसके पीछे वो जा नहीं सकती थी। राजीव उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और सीटी बजाने लगा। फिर उसके बैग को पकड़ते हुए बोला, अच्छा लाओ, तुम्हें और तुम्हारे बैग को क्लास तक छोड़ दूँ। अंजलि ने देखा कि राजीव बैग ले रहा है तो उसने भी बैग को कसकर पकड़ लिया। अच्छा, अब इसको भी नहीं छोड़ोगी? चलो ठीक है, आज इस बैग की मजबूती चेक कर लेते हैं। बोलते हुए राजीव और मजबूती से बैग को खींचने लगा।
देखिए, बैग छोड़ दीजिए, ये फट जाएगा। बोलते हुए अंजलि ने राजीव का हाथ बैग से हटाना चाहा, लेकिन राजीव ने बैग नहीं छोड़ा। इतनी फिक्र है तो तुम ही छोड़ दो, फिर नहीं फटेगा। बोलकर राजीव ने बैग को अपनी ओर खींचा। अंजलि ने बैग को देखा और फिर छोड़ दिया। राजीव ने बैग को हवा में उछाला और फिर वापस से कैच करके हंसते हुए बोला, क्या बात है, मान गई तुम तो। अच्छा, अभी तुम जाओ, अब से ये बैग मेरे पास रहेगा, तुम्हारी घड़ी की तरह। और जब तुम पूरे कॉलेज के सामने ज़मीन पर नाक लगाकर मुझे सॉरी बोलोगी, तभी तुम्हें ये बैग वापस मिलेगा। बोलते हुए राजीव ने अंजलि के चेहरे को देखा। अंजलि का चेहरा गुस्से से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी। उसने अपना बैग लेना चाहा तो राजीव ने बैग और पीछे कर दिया। श्वेता आगे आई और बोली, राजीव एक काम कर, बैग को नीचे से जला दे और इसे वापस दे दे। इसे ऐसे परेशान मत करना, देख कैसे गुस्से से घूर रही है। एक ही बार में जलाकर बात खत्म कर। बोलते हुए श्वेता ने राजीव के हाथ से बैग ले लिया और उससे लाइटर मांगा। राजीव ने श्वेता को लाइटर पकड़ा दिया। अंजलि आंखें फाड़े श्वेता को देखने लगी। श्वेता ने लाइटर जलाया तो अंजलि अपना बैग लेने आगे आई, पर मालविका ने आकर उसे पकड़ लिया। श्वेता ने लाइटर को बैग के नीचे लगा दिया। मेरी बुक्स और बैग जल जाएंगे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अंजलि ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। वी डोंट केयर, योर प्लीज़ इज़ अंडर माई फुट। बोलते हुए श्वेता ने गुस्से से उसे घूरा। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। वो समझ चुकी थी कि इन लोगों से कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था और वो अपनी बुक्स और बैग को जलते हुए नहीं देख सकती थी। अक्षत, श्वेता बैग मत जला, ये बहुत गलत होगा। सही और गलत मुझे मत बताओ अक्षत, तुम्हें तो सारी चीज़ें ही गलत लगती हैं। बोलते हुए श्वेता ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। लाइटर अंजलि के बैग को जलाने ही लगा था, इतने में किसी ने आकर अंजलि के बैग को श्वेता के हाथ से छीन लिया। हु द हेल इज़ दिस, यू ब्लडी। बोलते हुए श्वेता ने पलटकर देखा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सामने शिवाक्ष खड़ा था। आई एम द हेल श्वेता, बोलकर शिवाक्ष ने उसे देखा। शिवाक्ष। बोलते हुए श्वेता हकलाने लगी और बोली, शिवाक्ष, मेरा वो मतलब नहीं था और मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था, इसीलिए मुंह से निकल गया। श्वेता बोल ही रही थी पर शिवाक्ष ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शिवाक्ष, मुझे लगा कि कोई। श्वेता बोल ही रही थी कि शिवाक्ष ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बैक ऑफ गाइस, रोज़ रोज़ एक ही इंसान को परेशान करना सही नहीं लगता, एक दिन छोड़कर परेशान करेंगे। बोलते हुए उसने मालविका को देखा। मालविका ने मुंह बनाकर अंजलि को छोड़ दिया। शिवाक्ष ने अंजलि की ओर बैग फेंक दिया। अंजलि ने बैग को कैच कर लिया। अक्षत हल्का मुस्कुरा दिया। कुछ तो बदलने लगा है, अक्षत ने धीरे से कहा। उसके बगल में खड़ी माही ने सुना तो अक्षत की ओर देखने लगी। अक्षत हल्का सा मुस्कुरा दिया। राजीव ने शिवाक्ष को देखा और बोला, शिव, तू क्या कर रहा है? इसे हर बार थोड़ी छोड़ सकते हैं। पिछली बार भी तेरे बोलने पर इसके पीछे नहीं गए थे और आज तू फिर इसकी साइड ले रहा है। मैं साइड नहीं ले रहा राजीव। बोलते हुए शिवाक्ष ने राजीव को देखा और फिर अंजलि की ओर देखते हुए बोला, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसके बदले हमें भी कुछ देना पड़ता है और एक एहसान के बदले मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। बोलकर शिवाक्ष ने अंजलि से नज़रें फेर ली और वहाँ से निकल गया। श्वेता ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। अंजलि शिवाक्ष को जाते हुए देखती रही। श्वेता ने अंजलि की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, उसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे उसे ऐसे देखते रहने से वो भी तुम्हें देखेगा? बोलते हुए श्वेता उसे घूरने लगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हें पलटकर कभी नहीं देखने वाला और ना ही तुम उसके टाइप की लड़की हो, तो बेहतर होगा कि उससे दूर ही रहो, समझी? बोलकर श्वेता ने उसे पीछे की ओर धकेला और उसने बालों को झटक कर वहाँ से चली गई। राजीव ने अंजलि को घूरा और बोला, बहुत बचती हुई घूम रही हो ना, पर ज़्यादा वक्त तक ऐसा होगा नहीं, अभी भी वक्त है, सॉरी बोल दो। बोलकर राजीव उसकी आंखों में घूरने लगा। अगर मेरी गलती होती और मुझे सॉरी बोलना होता तो मैं अब तक बोल चुकी होती, लेकिन क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोला तो इसका मतलब साफ है कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगी। अंजलि ने अपनी बात सहजता से रखते हुए कहा, देख लूँगा तुम्हें। बोलकर वो भी वहाँ से चला गया। सब वहाँ से चले गए तो अंजलि भी अपनी क्लास की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, थैंक्स फॉर योर इमोशनल सपोर्ट यस्टरडे। आवाज़ सुनकर अंजलि रुक गई। शिवाक्ष उसके सामने आकर बोला, पर कल के बाद ये मत समझना कि हम दोस्त बन गए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिवाक्ष राजवंश हर किसी से दोस्ती नहीं करता। मैंने आपको मुझे दोस्त मानने को कहा भी नहीं और ना ही ऐसा कुछ सोचा है, अंजलि ने सहजता के साथ कहा। गुड, और मैंने आज तुम्हें परेशान ना करके और परेशान होने से बचाकर तुम्हारा कल का एहसान भी उतार दिया।
सो अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। अंजलि ने सुना तो असमंजस में उसे देखने लगी और पूछा, कैसा एहसान? खाना खिलाने का, शिवाक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अंजलि हैरान सी उसे देखते हुए बोली, क्या आपको मेरा खाना खिलाना एहसान लग रहा है? वो एहसान ही तो था, तुमने एक भूखे को खाना खिला दिया, बोलकर शिवाक्ष ने अपनी जेब में हाथ डाल दिए। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, आपके लिए वो एहसान होगा मिस्टर शिवाक्ष राजवंश, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई एहसान नहीं किया था। किसी को खाना खिलाना और पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है और आप मेरे इस काम को एहसान का नाम नहीं दे सकते। और अगर इसकी वजह से आपने अपने गलत दोस्तों को मुझे परेशान करने से रोका है तो प्लीज़ मत रोकिए उन्हें, क्योंकि जो एहसान मैंने किया नहीं उसके बदले मदद भी मुझे नहीं चाहिए, बोलकर अंजलि वहाँ से निकल गई। शिवाक्ष वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे सुनाकर चली गई, बोलते हुए शिवाक्ष अपनी भौहें सिकोड़े अंजलि को जाते हुए देखता रहा और बोला, लेक्चर तो मैंने अपनी मॉम के भी नहीं सुने, तो तुम्हारे तो क्यों ही सुनूंगा। तुमने जो किया वो मुझ पर एहसान था तो था, पर इसके बदले तुम्हारा मुझे सुनाकर जाना मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला, बोलकर शिवाक्ष ने मुट्ठी कस ली। अंजलि क्लासरूम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खुद से बोली, ये शिवाक्ष नहीं राक्षस राजवंश है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हैं क्या। कल इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे, बिना नमक वाली खिचड़ी भी बिना शिकायत के खा गए, और आज देखो तो उसे एहसान का नाम देकर फिर से लड़ने की बात लेकर तैयार हो गए। बोलते हुए अंजलि ने बैग को कसकर पकड़ा और बोली, सारी रात मुझे फीकी खिचड़ी खिलाने का गिल्ट था और आज मैं सॉरी भी बोलना चाहती थी, लेकिन अब मैं कोई सॉरी नहीं बोलूँगी। बड़े आए, थैंक्स फॉर योर इमोशनल सपोर्ट बोलने वाले, बोलकर अंजलि ने मुंह बना लिया और अपनी क्लास लगाने चली गई। सारी क्लासेस अटेंड कर लेने के बाद अंजलि, खुशी और आकाश कॉलेज से बाहर आ गए। तीनों मोबाइल रिपेयर की शॉप पर गए तो अंजलि ने पूछा, भैया फ़ोन ठीक हो गया क्या? लड़के ने फ़ोन को काउंटर पर रखकर अंजलि की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये अब ठीक नहीं होगा, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसे ठीक करने से अच्छा है तुम नया फ़ोन ही ले लो। अंजलि ने सुना तो उदास सी हो गई। शिवाक्ष भी वहीं बगल से गुजर रहा था तो उसने उस लड़के की बात सुन ली थी। अंजलि ने फ़ोन को देखा और बोली, क्या यह बिल्कुल भी नहीं चलने वाला? लड़का, इसको ठीक कराने में काफ़ी खर्चा आ जाएगा और उसके बाद भी ये कितने वक्त तक सही चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मुझे तो लगता है कि इसे ठीक करने में पैसे लगाने से अच्छा है कि उन पैसों में थोड़े और पैसे जोड़कर एक नया फ़ोन ही ले लिया जाए। अंजलि ने सुना तो सिर हिला दिया और फिर तीनों उस शॉप से बाहर निकल गए। शिवाक्ष शॉप पर गया और काउंटर पर बाजू टिकाते हुए बोला, उस लड़की को वापस बुला और बोल कि उसका फ़ोन ठीक हो जाएगा। लड़के ने शिवाक्ष को देखा और बोला, पर शिवाक्ष भाई, वो फ़ोन बिल्कुल टूट चुका है और अब इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा, काफ़ी खर्चा आ जाएगा। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, कान बंद कर चुके हैं क्या? मैंने जो बोला वो सुनाई नहीं दिया? बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज़ बेहद सख्त थी। लड़के ने उसे देखा और बोला, ठीक है शिवाक्ष भाई, जैसा आप बोलें, बोलकर उसने अपनी दुकान पर काम कर रहे एक छोटे लड़के को अंजलि से फ़ोन लेने के लिए भेज दिया। लड़का जल्दी से अंजलि के पीछे भाग गया। शिवाक्ष और उसकी बुली गैंग को लगभग पूरा कॉलेज जानता था। यहाँ के कॉलेज के आसपास के एरिया और आसपास के बाकी कॉलेजेस में भी उनके नाम को लगभग सभी जानते थे। इसीलिए दुकान वाला लड़का भी शिवाक्ष की कही बात को टाल नहीं पाया। शिवाक्ष ने जेब से एटीएम कार्ड निकाला और काउंटर पर रखते हुए बोला, जैसा फ़ोन उसका है बिल्कुल वैसा ही फ़ोन ला कर आओ और वो जितने का आएगा उतनी पेमेंट काट लो। लड़के ने एटीएम कार्ड को देखा, फिर कार्ड स्वाइप मशीन लगा दी। शिवाक्ष ने कार्ड को स्वाइप किया और 20,000 रुपये उसे दे दिए। शिवाक्ष वहाँ से जेब में हाथ डाले बाहर निकल गया। लड़का अपना सिर खुजाते हुए उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बोला, कमाल है, बहन भी नहीं है तो शिवाक्ष भाई किसके लिए नया फ़ोन खरीदवा रहे हैं और क्यों? बोलते हुए उसकी सवालिया नज़रें जाते हुए शिवाक्ष का पीछा कर रही थी। छोटा लड़का भागते हुए अंजलि के पास पहुंचा और बोला, दीदी आपका फ़ोन चाहिए, भैया उसे मंगा रहे हैं। लेकिन क्यों? अब इसका क्या करेंगे? ये तो अब ठीक नहीं हो सकता ना। बोलते हुए अंजलि ने अपने फ़ोन को देखा। वो अब हो जाएगा, भैया ने बोला तो सब होगा, उनकी बात कौन टाल सकता है, आप अपना फ़ोन दे दो, बोलकर लड़के ने अपने हाथ आगे कर दिए। लेकिन आपके भैया ही ने तो अभी मना किया ना, बोलकर अंजलि उसे देखने लगी। अरे उनके बोलने से कुछ नहीं होता, अपना हीरो कुछ भी कर सकता है, आप फ़ोन दे दो, लड़के ने कहा तो अंजलि ने फ़ोन उसके हाथ में रख दिया। आप कल आना, बोलकर लड़का भागते हुए वहाँ से निकल गया। अंजलि ने खुशी और आकाश को देखा और फिर सिर हिला दिया। तीनों अपने अपने घरों को निकल गए।
रूम पहुंचकर अंजलि ने मकान मालकिन से फ़ोन लेकर पूनम जी को फ़ोन मिला दिया। सामने से फ़ोन उठा तो अंजलि ने उन्हें फ़ोन के बारे में बताया। पूनम जी, कोई बात नहीं गुड़िया, वैसे भी वो फ़ोन कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं था, तू दूसरा फ़ोन ले लेना। शायद, मुझे नहीं लगता कि अब वो ठीक होगा। बोलते हुए अंजलि की आवाज़ में उदासी थी। अरे उदास क्यों हो रही हो? तो क्या हुआ अगर टूट गया तो? अब नए वाला लोगी तो वो उससे भी अच्छा होगा। बोलते हुए पूनम जी ने उसे दिलासा दिया। बात अच्छे बुरे की नहीं है माँ, वो दादाजी का आखिरी तोहफा था मेरे पास और मैंने उसे भी खो दिया। उन्होंने कितने प्यार से वो फ़ोन मुझे लेकर दिया था। बोलते हुए अंजलि का गला बैठ गया। अंजलि, पूनम जी ने प्यार से कहा। कहकर अंजलि ने जवाब दिया। बेटा, फ़ोन रहे ना रहे, लेकिन तुम्हारे दादाजी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और वैसे भी एक दिन तो उसे टूटना ही था ना, तो फिर वो दिन आ गया। बोलते हुए पूनम जी उसका मन बहलाने लगी। कुछ ज़्यादा ही जल्दी वो दिन आ गया। बोलते हुए अंजलि ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ देर और बात करके अपने रूम में आ गई। उसने शाम के लिए खाना बनाया और कुछ देर किताब खोलकर पढ़ने लगी। दूसरी तरफ शिवाक्ष जब अपने घर पहुंचा तो अपनी मॉम को लिविंग रूम में ही बैठा पाया। उन्हें देखकर शिवाक्ष उन्हें हक करने आगे बढ़ा तो उसे पिछले कल की बात याद आ गई। उसने उनकी ओर बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने रूम की ओर ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। प्रेरणा जी ने उसे बिना कुछ कहे जाते देखा तो बोली, रुको शिव। शिवाक्ष ने सुना तो उसके कदम ठहर गए। प्रेरणा जी उसके पास आईं और बोली, तुम ठीक तो हो ना? क्या फ़र्क पड़ता है मॉम? बोलते हुए शिवाक्ष ने उन्हें देखा। आई एम सॉरी शिवाक्ष, मैं हाथ नहीं उठाना चाहती थी बेटा। प्रेरणा जी ने इतना कहा ही था कि शिवाक्ष बोल पड़ा, पर आपने हाथ उठा दिया मॉम, तो अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। प्रेरणा जी ने नज़रें झुका लीं और बोली, तुम कहाँ थे कल रात? तुम ठीक तो हो ना? बोलते हुए प्रेरणा जी की आंखें नम हो आईं। मैं अक्षत के घर था, शिवाक्ष ने सपाट लहजे में जवाब दिया। और कैसे हो का जवाब नहीं दिया तुमने? बोलकर प्रेरणा जी उसके चेहरे को देखने लगी। एक थप्पड़ खाकर कोई कैसा होगा मॉम? मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। बोलकर शिवाक्ष वापस से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा तो प्रेरणा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गले से लग गई। शिवाक्ष ने उन्हें खुद से दूर करके उनके चेहरे को हाथों में भरकर देखा तो उनकी आंखें छलक उठी थी। मॉम, कहते हुए शिवाक्ष ने उन्हें गले से लगा लिया, फिर आगे बोला, आप रोती क्यों हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, बस अब आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज़। बोलकर शिवाक्ष उनसे अलग हुआ और उनकी आंखें पोंछने लगा। प्रेरणा जी ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और बोली, तूने कल से ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा ना? मैंने तेरी पसंद का सब कुछ बनवाया है और कुछ खुद भी बनाया है। आजा, तुझे खिलाती हूँ। बोलते हुए प्रेरणा जी उसे हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल तक ले आईं और चेयर पर बैठाकर खुद अपने हाथों से खिलाने लगी। शिवाक्ष भी उनके हाथों से खाने लगा। प्रेरणा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे तो शिवाक्ष उन्हें पोंछते हुए बोला, खाने में नमक काफ़ी है मॉम, और नमक की ज़रूरत है तो इसे अभी आंखों में स्टोर रखिए। बोलते हुए शिवाक्ष मुस्कुरा दिया। प्रेरणा जी भी हल्का सा हंस दिया और शिवाक्ष के गाल पर प्यार से हाथ रख दिया। शिवाक्ष ने प्रेरणा जी को भी अपने हाथों से खिलाया और फिर अपने कमरे में चला आया। कमरे में आया तो एक अजीब सा एहसास दिल में था। शिवाक्ष राजवंश को कोई डांट सके या कुछ सुना सके, आज तक ऐसी कोई नहीं आई। फिर चाहे मैंने किसी की रैगिंग की हो या किसी से दोस्ती की हो, इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि मुझे उल्टा कुछ भी सुना सके। बोलते हुए शिवाक्ष खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। हालांकि शिवाक्ष को अंजलि पर गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि अंजलि ने जो कुछ भी कहा वो सही था, लेकिन इस तरह का कोई उससे पहली बार टकराया था जिससे शिवाक्ष के लिए ये एहसास थोड़ा अलग था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसा रिएक्शन दे। कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखने के बाद शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, किसी की डांट सुनने का ठेका नहीं लिया मैंने, चाहे जो भी हो। इसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा अंजलि आर्या। बोलकर शिवाक्ष खिड़की से हटा और कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज निकल गया। दूसरी ओर अंजलि जब कॉलेज पहुंची तो सबसे पहले मोबाइल रिपेयर की शॉप पर चली गई। दुकान वाले लड़के ने उसे देखा तो एक फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, ये लीजिए आपका फ़ोन, बिल्कुल ठीक हो गया है। अंजलि ने फ़ोन को हाथ में लिया तो वो उसे बिल्कुल नया लगा। अंजलि फ़ोन को पलटते हुए देखने लगी और फिर बोली, पर ये तो मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, शायद आप किसी और का फ़ोन मुझे दे रहे हैं। दुकानदार ने उसे देखा और फिर बोला, अरे नहीं नहीं, ये आपका ही फ़ोन है। पर बोलते हुए अंजलि फ़ोन को गौर से देखने लगी, फिर आगे बोली,
पर आपने तो बोला था कि मेरा फ़ोन पूरी तरह से टूट गया है और अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये तो बिल्कुल नया फ़ोन लग रहा है। बोलते हुए अंजलि हैरान सी उसे देखने लगी। हाँ, वो मैंने बोला था, लेकिन वो किसी और के फ़ोन के लिए कहना था और गलती से आपको कह दिया। आपके फ़ोन में तो बस थोड़ा सा ही काम था और अब आपका फ़ोन एकदम ठीक हो गया है, पर इसका सारा डाटा चला गया है, वो बात अलग है। बोलकर दुकानदार हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्या? डाटा चला गया? अंजलि ने उदासी से भरकर कहा। दुकानदार ने सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है, कितने रुपए हुए? बोलते हुए अंजलि अपने बैग से पैसे निकालने लगी। आपके 100 रुपये हो गए, दुकानदार ने कहा तो अंजलि ने उसे 100 रुपये दे दिए और दुकान से बाहर आ गई। अंजलि शॉप से बाहर निकली और फ़ोन को चलाने लगी तो वो अब काफ़ी अच्छा चल रहा था। अंजलि ने उसमें सिम डाली और पूनम जी को कॉल करके फ़ोन ठीक हो जाने के बारे में बता दिया। फिर कॉल कट करके अंजलि कॉलेज के अंदर जाने लगी तो उसे आकाश आता हुआ दिख गया। अंजलि ने उसे देखकर हाथ हिला दिया तो आकाश जल्दी से उसकी ओर आ गया। फ़ोन ठीक हो गया क्या? आकाश ने उसके हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखते हुए कहा। हाँ ठीक तो हो गया, लेकिन इसका सारा डाटा डिलीट हो गया और मुझे कुछ इनका समझ में नहीं आया। बोलते हुए अंजलि कुछ सोचने लगी। क्या समझ में नहीं आया तुम्हें? आकाश ने पूछा तो अंजलि बोली, मतलब ये कि फ़ोन तो एकदम नया बना दिया, लेकिन मुझसे सिर्फ 100 रुपये ही लिए। मुझे तो लग रहा है कि इसमें इससे ज़्यादा का खर्चा आया होगा। आकाश ने फ़ोन को अपने हाथ में लिया और फिर देखते हुए बोला, लग तो नया रहा है, पर अगर कम खर्च में ठीक हो गया तो अच्छी बात है ना। तुम अब ज़्यादा मत सोचो, फ़ोन ठीक हो गया और वो भी 100 रुपये में, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बोलकर आकाश ने अंजलि को फ़ोन वापस दे दिया। अंजलि ने फ़ोन लिया और बोली, सही कह रहे हो, ठीक हो गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बोलकर अंजलि फ़ोन को देखकर मुस्कुरा दी। चलो क्लास लगाते हैं, अंजलि ने कहा तो दोनों कॉलेज के अंदर चले गए। अंदर कॉरिडोर में आकर खुशी भी उन लोगों को मिल गई। क्लास शुरू होने की बेल बजी तो खुशी बोली, ओह नो, लेट हो गए। बोलते हुए खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और भागने लगी। सामने कॉरिडोर से आती हुई श्वेता ने अंजलि और खुशी को अपनी ओर भागते हुए आते देखा तो तिरछा मुस्कुरा दी। उसके साथ में मालविका भी थी। उसने अंजलि को देखा तो मुंह बना लिया। अंजलि श्वेता के बगल से गुजरने लगी तो श्वेता ने जानबूझकर जोर से उसके कंधे में अपना कंधा दे मारा। आउच! अंजलि कराह उठी और अपने कंधे पर हाथ रख दिया। श्वेता अंजलि को टक्कर मारकर खुद जल्दी से नीचे गिर पड़ी और अपने कंधे को पकड़कर सहलाने लगी। खुशी ने अंजलि को संभाला और फिर नीचे बैठी श्वेता को देखने लगी। मालविका ने सहारा देकर श्वेता को उठाया। यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू टू हिट मी। बोलते हुए श्वेता अंजलि पर चिल्ला दी। अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी। मालविका ने अंजलि को देखा और बोली, अंधी हो क्या? सामने से आती लड़की दिखाई नहीं दी? अंधी नहीं है मालविका, इसीलिए तो जानबूझकर मारा है और बहुत ज़ोर से मारा है, श्वेता ने अंजलि को घूरते हुए कहा। श्वेता को अंजलि पर चिल्लाता देख बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ इकट्ठे होने लगे थे। मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा, ये जो भी हुआ गलती से हुआ, अंजलि ने सहजता के साथ कहा। वाह वाह वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि तुम आगे से लेकर मुझे देखते हुए आ रही थी और तुमने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाने के लिए मारा है, श्वेता ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। मेरा आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मैं क्यों आपको मारूंगी। बोलते हुए अंजलि ने श्वेता को देखा। श्वेता ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, तुमने जानबूझकर ही मुझे मारा, तभी तो मुझे इतनी ज़ोर से लगी है कि मैं नीचे तक गिर गई और तुम खुद सीधी खड़ी रही, तो इससे साफ पता चल रहा है कि तुम मुझे गिराने के लिए ही मुझसे टकराई। बोलकर उसने मालविका की तरफ देखा और बोली, मालविका, तुमने भी देखा ना कि इसने मुझे धक्का मारा। मालविका ने श्वेता को देखा और बोली, मैंने देखा तो नहीं श्वेता, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो इसने ज़रूर मारा होगा। बोलकर मालविका भी अंजलि को गुस्से से देखने लगी। लेकिन मैं आपको क्यों मारूंगी? इस तरह के काम मैं नहीं करती और ना ही चाहती हूँ कि कोई और भी करे। मैंने आप लोगों को कभी धमकी नहीं दी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ करूंगी और ना ही कुछ करने का सोचा, जबकि आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ करने की धमकी देते रहते हैं। और रही बात अभी की, तो मैंने तो आपको देखा तक नहीं था, धक्का मारकर गिराना तो बहुत आगे की बात है। जस्ट शट योर माउथ, पहले मारने की कोशिश करो और फिर ये महानता की देवी बनकर भाषण दो। मुझे तुम्हारे ये भाषण नहीं सुनने हैं, बल्कि तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें देनी है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। बोलते हुए श्वेता ने चुटकी बजाते हुए इंडेक्स फिंगर से उसकी ओर पॉइंट आउट कर दिया। अंजलि उसकी उंगली को देखने लगी। खुशी ने अंजलि के हाथ को पकड़ लिया और आकाश भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया।
श्वेता तीनों को घूरने लगी। खुशी ने श्वेता को अंजलि पर चिल्लाते हुए देखा तो श्वेता से बोली, अंजलि इसलिए नहीं गिरी क्योंकि मैंने उसे संभाल लिया। और आप इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? जब अंजलि कह रही है कि उसने आपको धक्का नहीं मारा तो आप मान क्यों नहीं लेती? और मालविका दी ने भी कुछ नहीं देखा, वो भी सिर्फ आपके कहने पर ही मान रही हैं। तो आखिर है कौन जो ये बोले कि अंजलि ने आपको मारा है? आप अकेली हैं जो ये कह रही हैं। तुम चुप रहो खुशी, तुम बीच में मत बोलो। बोलते हुए श्वेता अंजलि को देखकर दांत पीसते हुए बोली, तुम जानती नहीं हो कि ये कितनी चालाक लड़की है। मुंह पर मीठी मीठी बातें करती है लेकिन इसके दिल में खोट भरा हुआ है। हमसे बदला लेने के लिए हमें मारने तक को तैयार है, और इसका एग्जाम्पल इसने अभी अभी दिया है। अंजलि हैरानी से श्वेता को देखने लगी और अपने कंधे पर उसने पकड़ कस ली। उसे कंधे में दर्द हो रहा था क्योंकि वो श्वेता से बहुत ज़ोर से टकराई थी। खुशी ने श्वेता की बात सुनी और बोली, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रही हैं वो सच है। श्वेता ने आई रोल की और बोली, तुम मेरे दोस्त की बहन हो खुशी, और मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी फ़िक्र है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में आएँ। तभी मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त की सच्चाई बता रही हूँ। हो सके तो ऐसे दोस्तों से तुम दूर ही रहो क्योंकि ये भरोसे के काबिल नहीं होते। आकाश ने श्वेता को अंजलि के बारे में इस तरह की बातें बोलते देखा तो बोला, आप हमें मत बताइए कि किसके दिल में खोट है और किसके दिल में नहीं, कौन भरोसे के काबिल है और कौन नहीं। हम अंजलि को जानते हैं कि वो कैसी है, आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनके पीछे ही आ रहा था। मैंने खुद देखा कि अंजलि ने आपको धक्का नहीं मारा, बल्कि कहीं ना कहीं आप खुद ही उसकी ओर आईं। आकाश की बात सुनकर श्वेता का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने मुट्ठी बना ली। वो आकाश पर बरसने ही वाली थी कि फिर एकदम से बेचारा सा चेहरा बनाकर और आंखों में आंसू लाकर रोती हुई आवाज़ में बोलने लगी, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों मारा अंजलि? मुझे तो लग रहा है कि मेरा कंधा अब टूट ही चुका है। मैंने तुम्हें आज तक कभी ऐसी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, और तुम तो अपना बदला लेने के लिए मुझे चोट पहुंचाने पर उतर आई। क्या तुम इस तरह की दुश्मनी निभाओगी अंजलि? क्या तुम अब हमें चोट तक पहुंचाओगी? ऐसा बोलते ही श्वेता की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो ज़ोर से सिसकने लगी। अंजलि आंखें छोटी करके हैरान सी उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि श्वेता एकदम से ऐसे बेचारी कैसे बन गई। वहीं आकाश और खुशी भी अब उसे एकटक हैरानी से देखे जा रहे थे। तो श्वेता अभी तक चिल्ला चिल्लाकर अंजलि को भला बुरा कह रही थी, वही श्वेता अब आंखों में आंसू लिए हुए सिसकने लग गई थी। श्वेता का इस तरह से अचानक से अपना मिजाज बदल लेना किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मालविका ने श्वेता को बाजुओं से पकड़ा और बोली, शांत हो जाओ श्वेता, इसने जो किया है इसका जवाब तो इसे मिलेगा। श्वेता ने सिर हिला दिया और तिरछी नज़रों से देखा तो शिवाक्ष, माही, राजीव और अक्षत भी वहां आ चुके थे। श्वेता जल्दी से जाकर शिवाक्ष के गले से लग गई और सिसकने लगी। शिवाक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। इस अंजलि ने मुझे धक्का मारा शिवाक्ष, मैं नीचे भी गिर गई थी, और तो और अब मुझसे बहस भी कर रही है और लंबे लंबे भाषण भी दे रही है। बोलते हुए श्वेता ने शिवाक्ष के सीने में सिर छिपा लिया। शिवाक्ष ने अंजलि को देखा जो अपना कंधा पकड़े खड़ी थी। शिवाक्ष उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अंजलि ने ब्लैक कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। उसका कमीज स्लीवलेस था जिससे उसका कंधा दिखाई दे रहा था जो लाल पड़ चुका था। शिवाक्ष ने श्वेता को खुद से अलग किया और अंजलि की ओर बढ़ गया। श्वेता के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, चाहे शिवाक्ष जैसा भी रहे, लेकिन इतना तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे रोता देखकर वो इस मुसीबत को तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अपने दोस्तों के लिए शिवाक्ष हमेशा खड़ा रहता है। शिवाक्ष अंजलि के सामने खड़ा हुआ और बोला, भाषण देना तो इसे सबसे अच्छे से आता है, किसी को भी कभी भी भाषण दे सकती है। अंजलि ने शिवाक्ष के चेहरे को देखा तो उसे शिवाक्ष के एक्सप्रेशन से कुछ समझ में नहीं आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना तो वो गुस्सा दिख रहा था और ना ही उसकी आंखों में कोई नाराज़गी थी। पर फिर भी वो श्वेता की तरफ से अंजलि के सामने उसके अगेंस्ट खड़ा था। शिवाक्ष अंजलि को घूरने लगा तो अंजलि बोली, मैंने किसी को धक्का नहीं मारा, और जहाँ तक रही भाषण की बात तो मैंने कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि वही बोला जो सही है। ओह, कहते हुए शिवाक्ष ने जेब में हाथ डाल दिए। तभी आकाश थोड़ी दबी सी आवाज़ में बोला, हाँ, अंजलि ने कुछ भी नहीं किया, आपकी दोस्त ने उसे धक्का मारा था। आकाश ने कहा ही था कि तभी राजीव ने आकर उसे कॉलर से पकड़ लिया और ऊपर की ओर उठा दिया। आकाश अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। उसने राजीव को देखकर डर से थूक को गले से नीचे उतारा। ज़्यादा नहीं बोलने लग गया तू? बोलते हुए राजीव उसे गुस्से से घूरने लगा। मैं वो आकाश हकलाते हुए बोलने लगा। तभी राजीव ने उसे दूर धकेल दिया।
आकाश लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया। मालविका श्वेता के पास खड़ी होते हुए बोली, हम सब जानते हैं कि श्वेता इस तरह की लड़की नहीं है। आज तक इसने कभी भी किसी को भी हाथ लगाकर मारने की कोशिश नहीं की है। और रही इस लड़की की बात, तो इसे हमें जानते ही कितना है। ये तो कुछ भी कर सकती है ना। बोलते हुए मालविका की गुस्से से भरी नज़रें अंजलि को घूरे जा रही थी। वाकई में श्वेता ने कॉलेज में एक डिसेंट गर्ल की इमेज बनाई थी, जो वहाँ खड़ा कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि श्वेता ने ऐसा कुछ किया होगा। माही भी श्वेता के पास आई और पूछा, तुम ठीक तो हो ना श्वेता? श्वेता ने अपने कंधे पर हाथ रखा और बोली, नहीं माही। श्वेता ने रोती हुई आवाज़ में कहा और फिर आगे बोली, बहुत ज़ोर से मारा है इसने, और ऊपर से मैं ज़मीन पर भी गिरी थी तो घुटने में भी लग गई। मैं तो उठ भी नहीं पा रही थी। मालविका ने उठाने में मदद की। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और दर्द तो रहेगा ही। माही ने सिर हिला दिया और बोली, तो चलो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं या पास की डिस्पेंसरी में चलते हैं। श्वेता ने शिवाक्ष की ओर देखा और बोली, हाँ जाना तो है। बोलते हुए उसके लहजे में हल्का इनकार भांपा जा सकता था। श्वेता चाहती थी कि अभी वो लोग अंजलि से लड़ें, इसीलिए अभी वहाँ से जाने में उसने थोड़ी आनाकानी कर रही थी। माही ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तो चलो। श्वेता हल्का सा मुस्कुराकर माही को देखने लगी। मालविका, हाँ पर पहले इसको तो सबक सिखा ले। बोलते हुए मालविका अंजलि की ओर बढ़ी तो खुशी अंजलि के आगे आकर खड़ी हो गई। श्वेता ने मालविका की ओर देखा और मन में बोली, ये हुई ना काम की बात। ये होना पहले ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाना जाए भाड़ में। बोलते हुए श्वेता ने तिरछी नज़रों से माही को देखा, जो उसे ही देखे जा रही थी। श्वेता ने रोती हुई शक्ल बना ली और माही के कंधे पर सिर टिका लिया। राजीव ने खुशी को अंजलि के आगे आते देखा तो बोला, खुशी हटो सामने से। नहीं भाई, ये क्या बात हुई? श्वेता दी की बात आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अंजलि की बात कोई भी नहीं सुन रहा। अरे वो भी तो सही हो सकती है ना। बोलते हुए खुशी अपनी जगह पर खड़ी रही। राजीव, खुशी हम श्वेता को जानते हैं, वो झूठ नहीं बोलती, और इस लड़की को तुम जानती ही कितना हो। मुझे तो लग रहा है कि ये हमसे बदला लेने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही है। पहले भी इसने हमारी आंखों में मिट्टी फेंकी है, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। किस बदले की बात कर रहे हैं आप भाई? पूछते हुए खुशी आंखें छोटी करके राजीव को देखने लगी और फिर आगे पूछा, आपने क्या किया है अंजलि के साथ जिसका वो बदला लेगी? राजीव ने खुशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी ओर देखने लगा। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया तो खुशी अंजलि को देखने लगी और उससे पूछा, ये सब किस बदले की बात कर रहे हैं अंजलि? अंजलि कुछ बोलती उससे पहले ही मालविका बोल पड़ी, खुशी हम इसकी रैगिंग कर रहे थे और अब ये उसका बदला हम लोगों को नुकसान पहुंचाकर लेना चाहती है। मालविका ने कहा तो अंजलि ने ना में सिर हिला दिया। अक्षत साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा था। सब लोग एक साथ अंजलि के खिलाफ बोल रहे थे और सबको गलत बता रहे थे। वहीं उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था और जो उसकी तरफ से बोल भी रहे थे उनको भी गलत ही बताया जा रहा था। मालविका ने अपने आसपास खड़े स्टूडेंट्स की ओर देखा और पूछा, तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है कि किसने किसको धक्का मारा होगा? आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, इस लड़की ने ही मारा होगा, क्योंकि श्वेता तो आज तक हमसे इस तरह से किसी को मारते हुए कभी नहीं देखा, और वो रो भी तो रही है। इससे तो साफ पता चल रहा है कि उसको बहुत ज़ोर से लगी है। श्वेता ने सुना तो मन ही मन मुस्कुरा दी। फिर शिवाक्ष को देखते हुए बोली, शिवाक्ष, जो आज तक तुम इसको छोड़ते आ रहे थे, ये उसके लायक नहीं है। तुम्हारी मदद की आड़ में ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी है, और तो और अपनी गलती का पछतावा भी से नहीं है। अभी भी देखो कैसे बेशर्मों की तरह अपनी गलती से साफ साफ मुकर रही है। जितना मासूम चेहरा ये दिखाती है ना, उतना ही काला इसका दिल है। श्वेता बोलते जा रही थी और अंजलि की आंखों से आंसू की बूंदें गिरती जा रही थी। अक्षत को अंजलि के लिए बुरा लगने लगा था। हालांकि वाकई में श्वेता ने आज से पहले किसी को भी ऐसे मारा नहीं था और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए हमेशा यही दिखाया था कि वो हमेशा सच का साथ देती है और अपने दोस्तों से झूठ नहीं बोलती। लेकिन फिर भी अक्षत को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार श्वेता झूठ बोल रही है और अंजलि को बिना बात के फंसाना चाह रही है। खुशी राजीव को देखते हुए नाराज़गी से बोली, तो अंजलि और आकाश को परेशान करने वाले आप लोग थे भाई, और मैं तो उसे उम्मीद दिए बैठी थी कि मेरा भाई उन परेशान करने वाले लोगों से इन्हें बचाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि परेशान करने वाला मेरा ही भाई है। बोलकर खुशी कुछ सेकंड्स रुकी और फिर अंजलि को देखकर पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अंजलि? अगर मेरा ही भाई तुम्हें परेशान करता था तो मुझे एक बार बताती ना। अंजलि ने खुशी की आंखों में देखा तो उसे हल्की नाराज़गी और गुस्सा दोनों दिखाई दिया, जिसमें नाराज़गी शायद उसके लिए थी
और गुस्सा अपने भाई और उसके दोस्तों के लिए। अंजलि ने आंखों में नमी लिए धीरे से कहा, बताना चाहती थी खुशी, लेकिन तुम्हारे भाई के ऊपर विश्वास देखकर मेरा मन नहीं किया, और फिर मैंने और आकाश ने तुम्हें ना बताने का फैसला लिया। बोलकर अंजलि जैसे ही चुप हुई तो खुशी ने उसे गले से लगा लिया। खुशी ने उसके गले लगे हुए कहा, आई एम सॉरी अंजलि, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई और उनके दोस्त थे तुम लोगों की रैगिंग कर रहे थे। खुशी, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोलकर अंजलि ने उसे खुद से अलग किया और आगे बोली, लेकिन मैं सच कह रही हूँ खुशी, मैंने इन लोगों से बदला लेने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, भले ही हमें मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। खुशी का अपने ऊपर विश्वास देखकर अंजलि नम आंखों से मुस्कुरा दी। तुम्हारे भरोसे से क्या होता है खुशी, सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? बोलते हुए मालविका ने अंजलि की ओर देखा और आगे बोली, इस लड़की की कंप्लेंट हमें प्रिंसिपल से जाकर करनी चाहिए, बाकी आगे इसे क्या सज़ा देनी है वो प्रिंसिपल मैम डिसाइड करेंगी। तभी राजीव बोला, बिल्कुल सही कह रही हो मालविका, हमें ऐसा ही करना चाहिए, और मारपीट के मामले में तो कॉलेज से रेस्टिगेट तक कर दिया जाता है। हो सकता है इसका आज इस कॉलेज में आखिरी दिन हो। बोलकर राजीव अंजलि को देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। अंजलि ने सुना तो हैरानी से उन लोगों को देखने लगी। आकाश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो जानता था कि अगर अब उसने कुछ भी बोला तो राजीव ज़रूर उसे बहुत परेशान करेगा। अंजलि को देखते हुए वो शांत खड़ा था। लेकिन जो गलती मैंने की ही नहीं, आप लोग उसकी सज़ा मुझे कैसे दे सकते हैं? अगर किसी ने हमारी टक्कर होते देखी ही नहीं तो आप बिना दोनों साइड्स को सुने सिर्फ एक तरफा कैसे हो सकते हैं? बोलते हुए अंजलि ने आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दी थी। अक्षत ने सुना तो एक गहरी सांस ली और बोला, गाइस, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मैटर है। अगर किसी के कंधे से किसी को लग भी गई तो ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जानबूझकर ही मारा हो। यूं तो लाखों लोग एक दूसरे से टकराकर हर दिन गिरते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस में कंप्लेन कर दी जाए। यहाँ पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं कर रहा अक्षत। बोलते हुए श्वेता ने अक्षत को देखा और फिर बोली, हम तो सिर्फ इसकी हरकतों को प्रिंसिपल मैम को बताना चाह रहे हैं, आगे क्या करना है ये उनकी मर्ज़ी, और तुम तो अपनी ये महानता का पिटारा बंद ही रखो। कोई भी ऐरा गैरा हमें मार कर चला जाए तो भी तुम्हें हम ही गलत लगेंगे। कभी तो अपने दोस्तों का साथ दे दो अक्षत। अरे शिवाक्ष को देखो, हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता है, और तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ खड़े रहते हो। अरे कैसे दोस्त हो तुम, शर्म करो अक्षत। श्वेता ने कहा तो शिवाक्ष ने उसे कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए गुस्से से घूरा और सख्त आवाज़ में बोला, डोंट क्वेश्चन हिम। शिवाक्ष के 3 शब्द सुनते ही श्वेता को डर की एक सिहरन सी दौड़ गई। वो जानती थी कि शिवाक्ष अक्षत के अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं सुन सकता था, लेकिन अक्षत को सुनाने के चक्कर में श्वेता ये बात भूल गई थी। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, शिवाक्ष, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि अक्षत हमारा साथ भी तो देना। इस कल की आई लड़की का साथ क्यों दे रहा है? अक्षत ने सुना तो थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, मैं अपने दोस्तों के अगेंस्ट कभी नहीं गया श्वेता, और रही बात दूसरों का साथ देने की, तो मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देता हूँ, और सच्चाई के मामले में मैं दोस्त या दुश्मन में फ़र्क नहीं करता। श्वेता ने सुना तो आई रोल करते हुए एक डिस्गस्टिंग सा लुक दे दिया। राजीव ने अक्षत को देखा और बोला, तो इस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है भाई? इस लड़की को हमने बहुत बार ऐसे ही छोड़ दिया है। आज इसने श्वेता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, कल हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगी। हम लोग कब तक इसे ऐसे ही छोड़ते रहेंगे? शिवाक्ष ने अंजलि को देखा, जिसके स्लीवलेस कमीज में उसका कंधा दिखाई दे रहा था जो लाल पड़ा था। फिर नजरें घुमाकर उसने श्वेता को देखा, जिसके चेहरे को देखकर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा होगा। मालविका अंजलि का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब जो भी फैसला होगा वो प्रिंसिपल ऑफिस में होगा, चलो प्रिंसिपल ऑफिस। बोलते हुए मालविका अंजलि के लिए प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल दी। खुशी और आकाश भी अंजलि के साथ चल दिए। श्वेता भी पीछे से उनके पीछे चली गई। माही ने श्वेता को देखा तो इस वक्त वो लगभग भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जा रही थी। इस वक्त माही को एहसास हुआ कि शायद अंजलि जो कह रही है वो सही है, क्योंकि श्वेता की बोली और करनी में काफ़ी फ़र्क दिख रहा था। वो कह तो रही है कि उसे चोट लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भागते हुए कैसे जा सकती है? शिवाक्ष और राजीव भी प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल दिए। माही श्वेता को जाते हुए देखते हुए वहीं खड़ी रही और कुछ सोचने लगी।
अक्षत उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। वो भी इस वक्त श्वेता को ही देख रहा था। अक्षत सामने देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो माही? माही ने कुछ सोचा और फिर बोली, पता नहीं क्यों, कुछ सही नहीं लग रहा अक्षत। अक्षत ने गहरी सांस ली और माही की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ रहता हूँ? माही ने उसकी ओर देखा और बोली, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा अक्षत। भले ही हम किसी के साथ अच्छा करें या बुरा, तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही खड़े रहते हो और तुम्हारी बातें मुझे कभी गलत नहीं लगी। तुम हमेशा सच का साथ देते हो। अभी क्या लग रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अक्षत ने पूछा तो माही बोली, माना श्वेता हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और बेशक वो झूठ नहीं बोलती होगी, लेकिन उस लड़की को जब से हम परेशान कर रहे हैं तब से देखिए, वो सिर्फ खुद को हम लोगों से बचाना चाह रही है। उसके अलावा मुझे कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों को चोट पहुंचाना चाह रही है। आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है। अक्षत हल्का मुस्कुरा दिया और हाथ से आगे की ओर चलने का इशारा करते हुए बोला, चलो देखते हैं क्या हो रहा है।